वो इस समय अंतरिक्ष में कहीं अंधेरे को चीरती हुई बढ़ रही है। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन एक गगनचुंबी इमारत जितनी बड़ी चट्टान हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है। उसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 50 गुना ज्यादा तेज है। ये बड़ा गंभीर मामला है, इसका होना तय है और हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। एस्टेरॉयड पहले भी पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान मिटा चुकी है। वो ऐसा फिर करेंगी अगर हमने उन्हें नहीं रोका। डायनासोर इसलिए लुप्त हो गए क्योंकि उनके पास बचाव का रास्ता नहीं था, लेकिन हमारे पास रास्ते हैं। दुनिया भर में वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉट एक ब्रह्मांडीय जंग की तैयारी कर रहे हैं ताकि एस्टेरॉयड का पता लगाकर उन्हें पकड़कर उन्हें आसमान में ही तबाह किया जा सके। हम सोचते हैं कि अंतरिक्ष एक खामोश खाली जगह है, लेकिन ब्रह्मांड में बहुत उथल पुथल मची रहती है। ब्लैक होल से रेडिएशन के जानलेवा धमाके निकलते रहते हैं। सोलर फ्लेयर अंतरिक्ष में लाखों मील तक जाती हैं और पहाड़ों जितनी बड़ी चट्टानें 16 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ग्रहों की तरफ बेतहाशा बढ़ती रहती हैं। यहाँ ऐसा पहले भी हुआ है। 6.5 करोड़ साल पहले करीब 10 किलोमीटर चौड़ी एक एस्टेरॉयड ने डायनासोरों का सफाया कर दिया था। ऐसा दोबारा भी हो सकता है। अंतरिक्षीय चट्टान का टुकड़ा उस एस्टेरॉयड का बस जरा सा हिस्सा लाखों जाने ले सकता है। 15 फरवरी सन 2013 को ब्रह्मांड ने हमें एक चेतावनी भेजी थी। महज 18 मीटर चौड़ी एक एस्टेरॉयड चेलियाबिंस्क रूस के ऊपर हवा में फट गई, जिससे हजारों लोग जख्मी हो गए। लोग खिड़कियों के पास ऊपर आसमान में हुए उस नजारे को देखने के लिए आ गए और कुछ ही पल बाद उससे निकली शॉकवेव ने खिड़कियों के परखच्चे उड़ा दिए और लोगों को घायल कर दिया। ये वो घटना है जिसे खुद इंसानों ने अनुभव किया और इससे हकीकत का अंदाजा होता है। इसीलिए हम एस्टेरॉयड का अध्ययन करते हैं। डैन डर्डा साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक प्लानिटरी साइंटिस्ट हैं जो दुनिया भर में एस्टेरॉयड के असर पर नजर रखते आ रहे हैं। वो उन सेंसरों से जानकारी लेते हैं जिन्हें भूकंपों और अनाधिकृत न्यूक्लियर टेस्ट के लिए बनाया गया है, और खबर अच्छी नहीं है। उन डिटेक्टर से हमें पता चला कि पिछले कई दर्जन साल पहले दुनिया भर में शहरों पर जबरदस्त असर डालने वाली एस्टेरॉयड के धमाकों की घटनाएं हुई। उनमें से ज्यादातर धमाके समुद्रों, एंटार्क्टिका या दूसरे रेगिस्तानी इलाकों के ऊपर हुए हैं। लेकिन पृथ्वी की लगातार बढ़ती आबादी के चलते इस बात की संभावना भी बढ़ती चली जा रही है कि रिहायशी इलाकों में फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी चट्टानें टकरा सकती हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम इसका पूर्वानुमान लगा सकें कि ये चट्टानें कितना नुकसान पहुंचाने वाली हैं। आकार बहुत मायने रखता है, लेकिन अगली अहम चीज है वो एंगल जिस पर वो पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होंगी। एंगल इस बात का पता लगाने के लिए सबसे जरूरी है कि जमीन पर कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो चीजें जमीन की सतह पर सीधे आकर टकराती हैं वो वायुमंडल में बहुत गहराई तक जा सकती हैं। जब एक एस्टेरॉयड वायुमंडल से टकराती है तो वो जलने लगती है। छोटी चट्टानें ज्यादा दूर नहीं जा सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होकर हवा में ही फट जाती हैं। जितने खड़े एंगल से वो वायुमंडल में दाखिल होंगी, उतनी ही ज्यादा वो फटने से पहले जमीन तक पहुंचेगी और उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अलग अलग एंगल से होने वाले नुकसान की सही भविष्यवाणियां करना अभी तक मुमकिन नहीं है। आज डैन इसका पता लगाने के लिए एक्सप्लोसिव्स टेस्ट फैसिलिटी में आए हैं। इसकी शुरुआत वो चेलियाबिंस्क एस्टेरॉयड के धमाके की ताकत को फिर से पैदा करने से करेंगे। ये 750 लीटर की हवाई तोप शहर से टकराने वाली उस ब्लास्ट वेव की ताकत को फिर से पैदा कर सकती है अपने आगे करीब 6 मीटर के एक छोटे से हिस्से में। ओके, 3, 2, 1। क्या बात है। चेलियाबिंस्क एस्टेरॉयड 19 डिग्री के निचले एंगल पर दाखिल हुई और 23,000 मीटर की ऊंचाई पर फट गई। जब तक उसकी शॉक वेव 24 किलोमीटर नीचे जमीन तक पहुंची, उसका असर काफी कम हो गया था।
उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो गाड़ी की खिड़की के रीइंफोर्स्ड लैमिनेटेड कांच को तोड़ सके, लेकिन वो इतनी ताकतवर थी कि उसने अपने रास्ते में आने वाली 7000 इमारतों की सादे कांच वाली खिड़कियां तोड़ दी, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जख्मी हुए। कई मामलों में हम चेल्याबिंस्क के मामले में किस्मत वाले रहे। वो एस्टेरॉइड वायुमंडल में बहुत तिरछे एंगल पर अंदर आई, लगभग 19 डिग्री के आसपास, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होगा। ज्यादातर एस्टेरॉइड पृथ्वी की सतह पर सीधे खड़े एंगल से टकराएंगी, लगभग 45 डिग्री से। अगर चेल्याबिंस्क एस्टेरॉइड और ज्यादा खड़े एंगल यानी 45 डिग्री पर आई होती तो डैन के हिसाब से वो महज 12,000 मीटर की ऊंचाई पर फट जाती और उसकी शॉक वेव का जमीन पर टकराने का दबाव करीब 10 गुना ज्यादा होता। उस नुकसान की झलक देखने के लिए डैन एयर कैनन पर दबाव बढ़ा देते हैं। तैयार हो? ठीक है, चलो पूरी तैयारी है, शुरू करते हैं। 3, 2, 1। वाह क्या बात है, इसका तो बहुत बुरा हाल हुआ। ये काफी भारी पुतला है और ये ऐसे ढेर हो गया जैसे कागज का गुड्डा हो। आप देख सकते हैं कि इसके कंधे की हड्डी टूट गई है, खिड़कियों के परखच्चे उड़ गए हैं। ऐसा चेल्याबिंस्क एस्टेरॉइड में नहीं हुआ था, लेकिन अगर वो सीधे खड़े एंगल से नीचे आई होती और उसकी शॉकवेव के टकराने का दबाव इतना ज्यादा होता तो हमें ऐसा नुकसान देखने को मिलता। एक सीधे खड़े एंगल पर एस्टेरॉइड की टक्कर से होने वाले जान माल के कुल नुकसान का हिसाब लगाने के लिए डैन को देखना होगा कि इमारतों के अंदर लोगों का क्या हाल होता है, उनके पास किस तरह की सुरक्षा है। इस टेस्ट ऑफिस को बाहरी सिंडर ब्लॉक की दीवार और सादे कांच की खिड़की से बनाया गया है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, 3, 2, 1। कमाल हो गया। आपको ये देखने को मिलेगा, आपने देखा ना, सारी चीजें तितर बितर हो गई हैं और पूरे ऑफिस का नामो निशान तक मिट गया। शॉकवेव के दबाव की वजह से दीवार का एक सिंडर ब्लॉक निकलकर अंदर की तरफ चला गया जहां पुतला बैठा हुआ था। जरा इस पुतले का हाल देखिए, इसके जूते मोजे तक निकल गए। इसमें पक्का जानमाल का नुकसान हुआ है। ये खतरनाक हालात है। यहाँ पर कांच का एक टुकड़ा भी लकड़ी में धंस गया है। जी हाँ, ठोस लकड़ी की दीवार में। इस तरह के हालात का आप सामना नहीं करना चाहेंगे और हमें इसी को रोकना होगा। अगर 18 मीटर चौड़ी एस्टेरॉइड 45 डिग्री पर आगे बढ़ते हुए किसी बड़े महानगर के 12,000 मीटर ऊपर फट गई तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। चेल्याबिंस्क की घटना एक चेतावनी थी, लेकिन सच कहूं तो यहाँ खड़े होकर इसे देखने के बाद हकीकत और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। इस तरह की बर्बादी रोकने के लिए हमें एस्टेरॉइड को उनके टकराने से बहुत पहले ढूंढना होगा ताकि बचाव के लिए कदम उठाने का वक्त मिल सके, लेकिन यह आसान नहीं है। चेल्याबिंस्क वाली एस्टेरॉइड जितनी बड़ी या करीब उसके बराबर की एस्टेरॉइड हमें अब तक सिर्फ 1% ही मिल पाई है और हमें लगता है कि अंतरिक्ष में अब भी ऐसी हजारों से लेकर लाखों एस्टेरॉइड हैं जिन्हें ढूंढा जाना बाकी है। इन्हें ढूंढने में दिक्कत ये है कि वो तब तक दिखाई नहीं देती जब तक कि वो बहुत नजदीक न आ जाए। नासा ने एक एस्टेरॉइड ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है जिसमें उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों से खतरनाक एस्टेरॉइड का पता लगाने में उनकी मदद मांगी है। इस चुनौती को जिन 2 लोगों ने मंजूर किया है वो है भूतपूर्व एस्ट्रोनॉट एड लू जो ISS पर गए थे और अपोलो 9 के अनुभवी रस्टी श्वाइखार्ट। दोनों ने मिलकर एक वेंचर शुरू किया है जिसका नाम है B612। एक एस्टेरॉइड का रास्ता बदलना बहुत आसान है, मुश्किल काम है उसे ढूंढना, और आप उस एस्टेरॉइड का रास्ता नहीं बदल सकते जिसे आपने अभी तक नहीं ढूंढा है। पृथ्वी के पास वाली करीब 11,000 एस्टेरॉइड ऐसी हैं जिनके बारे में हम अभी जानते हैं। तो अगला कदम बाकी बची ऐसी लाखों चट्टानों को ढूंढने का है जो पृथ्वी से टकराने पर जबरदस्त तबाही मचा सकती हैं, और उसके लिए अंतरिक्ष में एक टेलीस्कोप चाहिए। पृथ्वी के पास वाली एस्टेरॉइड को ढूंढना चुनौती भरा काम है क्योंकि वो छोटी और गहरे रंग की होती हैं और जमीनी टेलीस्कोप उन्हें सूरज की जबरदस्त चमक में देख नहीं पाते। इससे निपटने के लिए B612 का इरादा सूरज के पास की कक्षा में एक स्पेस टेलीस्कोप भेजने का है ताकि वो उसे घुमाकर उन एस्टेरॉइड को देख सकें जब सूरज टेलीस्कोप के पीछे हो।
हम एक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप भेजने वाले हैं और वो पृथ्वी की कक्षा पर नजर रखेगा और असल में पृथ्वी की कक्षा को पार करने वाली सारी बड़ी बड़ी एस्टेरॉइड का पता लगाएगा। हालांकि एस्टेरॉइड गहरे रंग की होती हैं, फिर भी वो सूरज की गर्मी सोखती हैं और इंफ्रारेड में चमकती हैं। सेंटिनल नाम की B612 की टेलीस्कोप में बेहद संवेदनशील इंफ्रारेड डिटेक्टर लगे होंगे ताकि वो उस चमक को देख सके। लेकिन फिलहाल B612 की सबसे बड़ी चुनौती ऐसे लोगों को ढूंढना है जो सेंटिनल को छोड़ने के लिए जरूरी $50 करोड़ दे सके। इसलिए रस्टी और एड देश भर में घूम घूम कर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो दुनिया बचाना चाहते हों। आज रात मेरा मकसद लोगों को ये एहसास कराना है कि हम इंसान असल में पूरे सौर मंडल का रास्ता बदल सकते हैं ताकि इस ग्रह से कभी कोई एस्टेरॉइड ना टकराए।